कैसे हम अपने को अधिक स्वस्थ रख सकते हैं, रुग्णता से बचा सकते हैं, इस दृष्टि से कुछ बातें क्रमशः आपके सामने रखी जा रही हैं। तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति समान रहे, वो हम कैसे रख सकते हैं? तो वात पित्त कफ को जान करके और उसके अनुरूप आहार विहार को परिवर्तित करके हम समान करते हैं, बढ़े हुए को घटाते हैं और घटे हुए को बढ़ा लेते हैं। इसी क्रम में हमारे शरीर की प्रकृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति अलग अलग तरह से खाने पीने की चीजों के प्रति संवेदनशील होते हैं। किसी व्यक्ति को ठंडी चीजें अनुकूल आती हैं, किसी को प्रतिकूल होती हैं, किसी को गर्म चीजें अनुकूल आती हैं, किसी को गर्म चीजें प्रतिकूल होती हैं। उद्देश्य हमारा प्रकृति को जानने का यह है कि हम अपनी प्रकृति को कुछ जान लें, तो उसके अनुरूप अपने खान पान को, रहन सहन को, दिनचर्या को बना सकें, अपने कर्मों को उसके अनुरूप रख सकें। तो शरीर के वात पित्त कफ को बनाए रखने में, सम बनाए रखने में, अपने को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है। तो प्रकृति में सबसे पहले हम शारीरिक प्रकृति लेते हैं। दो तरह की प्रकृतियां होती हैं, शारीरिक और मानसिक। मानसिक प्रकृति का संबंध अध्यात्म से अधिक है, लेकिन शरीर की स्वस्थता की दृष्टि से शारीरिक प्रकृति का जानना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो वात पित्त कफ के अनुसार वातिक प्रकृति वाले भी होते हैं, निवात प्रकृति वाले, इसी तरह से पित्त प्रकृति वाले और कफ प्रकृति वाले भी। हमारे शरीर में अकेले वात की स्थिति, अकेले पित्त की, अकेले कफ की कभी नहीं होती है, तीनों होते हैं। प्रकृति में भी हमारे तीनों ही होते हैं, लेकिन यदि किसी के शरीर में जन्म से ही, गर्भावस्था से, गर्भाधान से ही वात की अधिकता है, तो उसको वात की प्रकृति कह दिया जाता है। ऐसे ही पित्त और कफ की है, और इसमें मिश्रण भी होता है। ये शरीर की प्रकृति 7 प्रकार की मानते हैं, 3 तो ये लिखी हैं, अब 2 को और मिला देते हैं, वात पैत्तिक, वात कफज और पित्त कफज। 2 के भेद हो सकते हैं, और 2 में भी तरतमता रहती है। किसी में वात की अधिकता है और पित्त कुछ कम है, लेकिन वो भी अधिक है, और कफ सबसे कम है। तो जिनके वात की अधिकता है, पित्त थोड़ा कम है, तो उसको वात पैत्तिक बोल देते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी में पित्त की सबसे अधिक प्रबलता हो और वात उससे कुछ कम हो, कफ तो सबसे कम है ही, तो उसको पित्तवातिक बोल देते हैं। जिसकी सबसे अधिक अधिकता है उसको पहले बोल देते हैं। तो ये भी फिर कई प्रकार की हो सकती है। जिनकी वात पैत्तिक प्रकृति है, उसमें भी वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं, उसमें भी यदि वात अधिक बढ़ा हुआ है तो वात पैत्तिक बोलेंगे, और पित्त अधिक बढ़ा हुआ है, वात उससे कुछ कम है, तो पित्तवातिक बोल देते हैं। इसी तरह से पित्त कफज या कफ पैत्तिक, वात कफज या कफ वातिक, ऐसे मिश्रण करके इनके और 6 भेद आप कर सकते हैं, और सन्निपात भी करते हैं कि तीनों भी किसी किसी में हो सकते हैं। तो चरक संहिता में एक प्रसंग आया कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जिसके वात पित्त कफ बिल्कुल समान हो? सम दोष वाला कोई मनुष्य मिल सकता है? तो वो नहीं मिल सकता, ये उनका उत्तर है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें वात पित्त कफ की प्रकृति के रूप में जन्मतः शरीर से ही बिल्कुल समान हो? तो भी ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ न्यूनाधिकता तो अवश्य होगी, और किसी में अधिक अधिक न्यूनाधिकता भी होती है। तो मैं वात प्रकृति वालों के कुछ लक्षण
बोलूंगा पित्त के और कफ के, आप अपना अपना परीक्षण कर सकते हैं कि मेरे में कौन से लक्षण घटते हैं। और किसी किसी में दो दो भी मिलेंगे, कुछ लक्षण वात के मिलेंगे, कुछ पित्त के और कुछ कफ के भी मिल सकते हैं। तो जिसके अधिक लक्षण मिलते हैं उसको समझ सकते हैं कि ये मेरे में इसकी सबसे अधिक प्रबलता है। जिसके एक मध्यम है तो उसको भी ले सकते हैं, और जिसके कम है उसको छोड़ सकते हैं अभी। लेकिन मिश्रण मिलेगा, शुद्ध वातिक, शुद्ध पैत्तिक, शुद्ध कफज कोई भी नहीं मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। तो उनके कुछ कर्म लक्षण आदि मैं आपको बताता हूं। जैसा कि कल हमने कुछ लक्षण देखे थे, गुण देखे थे वात पित्त कफ के। तो वात के लक्षणों में एक गुण था शीत यानी ठंडा, कुछ ठंडा, एक रूक्ष यानी रूखापन, और एक चल गतिशीलता, लघु हल्कापन। ये गुण इसके वात के हैं। तो जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति होगा उसमें ये चीजें मिलेंगी। शरीर की दृष्टि से देखें तो उसका शरीर हल्का होगा, दुबले पतले होंगे, स्वभावतः ही शरीर पतला होगा, उनका जन्म से होगा। यद्यपि खान पान से हम शरीर को स्थूल भी कर लेते हैं, व्यायाम से भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक वात प्रकृति वाला अधिक भोजन करके मोटा होता है, खान पान को बदल के। एक कफ प्रकृति वाला खूब खान पान करके मोटा होता है। दोनों मोटे होने पर भी अलग अलग दिखेंगे। इसी तरह से वात प्रकृति वाला व्यायाम करके एक अच्छा शरीर बना लेता है, एक कफ प्रकृति वाला व्यायाम करके अच्छा शरीर बना लेता है। उनके अलग अलग तरह से शरीर होंगे, अंतर वहां भी दिख जाएगा। तो वात प्रकृति वाले प्राय लघु होते हैं, हल्के शरीर वाले होते हैं, पतले दुबले होते हैं। हर चीज शरीर की उनकी पतली दुबली होती है। दूसरा गुण है चल, चल मतलब गतिशीलता। तो उनके शरीर की गतिविधियां तीव्र दिखाई देंगी। उनका चलना चंचलता से युक्त होगा, तीव्र गति से चलेंगे, बोलेंगे तो तीव्र गति से बोलेंगे, जल्दी जल्दी शब्द आएंगे, इधर उधर बोलेंगे, एक जगह बैठ नहीं सकेंगे, कभी यहां बैठे तो कभी वहां गए तो कभी वहां गए, स्थिरता नहीं दिखाई देगी चल गुण के कारण से। शरीर की रचना ऐसी होती है। उपासना काल में भी बहुत अधिक उनकी चलायमानता देखी जा सकती है। वो कभी हाथ को इधर ले जाएंगे, कभी सिर को इधर करेंगे। यही बात आप आंखों में भी देख सकते हैं कि बहुत अधिक चंचल आंखें होंगी किसी की, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बहुत ज्यादा चंचल होती हैं। तो वो भी वात प्रकृति का एक लक्षण है। हम जब सक्रिय होते हैं तब भी ये लक्षण देखा जाता है, लेकिन स्वभावतः उस व्यक्ति की आंखें कैसी हैं, उसका शरीर का संचालन कैसा है, चेहरे का संचालन कैसा है, तो बहुत चपलता युक्त तो उसकी गतिविधियां मिलेंगी। चेहरे की, आंख की, शरीर की, हाथ पैर की और पूरे दिन भर की गतिविधियां, वो गतिशील ज्यादा रहेगा। जैसे कि छोटे बच्चे अधिक चंचल होते हैं, उस तरह का कुछ हम देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे को देखने में मिलते ही हैं। फिर है रूक्ष, उसका शरीर में रूखापन अधिक दिखाई देगा। रूखापन चमड़ी में दिखाई दे सकता है, जो कि प्रमुख है हमारे। नखूनों में रूखापन दिखाई देगा, बालों में रूखापन दिखाई देगा, दाढ़ी मूछ है उसमें रूखापन दिखाई देगा, वो भी बाल में रोम आ गए। और रूखापन होने के कारण से उसकी चमड़ी अधिक फटेगी, सर्दियों में अधिक फट जाएगी। किसी की सर्दियों में भी चमड़ी नहीं फटती है, किसी की फट जाती है, दरार पड़ जाती है, एड़ियां फट जाती हैं। तो जिनमें ये प्रकृति स्वभावतः ही है, होती ही रहती है, वो कितना भी इलाज करा लो तो भी बनी रहती है, पूरी तरह कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये वात की अधिकता का लक्षण है, रूक्षता। बाल इनके होंगे तो छिदे छिदे होंगे, कम होंगे बाल, घने कम होंगे। सिर के बाल या और भी जहां भी बाल हैं वो घने, उनकी घनता कम होगी। सिर के बालों में हम देख सकते हैं खास तौर से किसी के बाल बहुत घने होते हैं, तो वात प्रकृति वालों में ऐसा होगा। और फिर शीतता, शरीर ठंडा अधिक रहेगा, उनको ठंडी से अधिक परेशानी होगी, अधिक सहन नहीं कर सकते हैं वो। और यही बात वात शारीरिक होते हुए मन के अंदर पर भी घट जाती है साथ में,
उसका भी प्रभाव पड़ता है कि मानसिक चंचलता भी उनमें अधिक होती है। बौद्धिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति वात प्रकृति वाले जल्दी समझ लेते हैं बात को और जल्दी भूल भी जाते हैं, ये स्वभाव मिलेगा। जल्दी बात को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, याद जल्दी कर लेते हैं बहुत शीघ्रता से, लेकिन भूल भी जल्दी जाते हैं। ये वात प्रकृति का एक लक्षण है। इसी तरह से व्यवहार के अंदर अधैर्य मिलेगा, उनमें उत्सुकता ज्यादा होगी, थोड़ी सी बात होकर के बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, धैर्य नहीं रहता है। प्रश्न पूछना है तो जल्दी से पूछेंगे, उत्तर देना है तो बहुत शीघ्रता से देंगे, निर्णय लेने हैं तो बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेंगे, बहुत तेजी से ले लेंगे, कम विचार के भी। ये मानसिक रूप से भी उनमें प्रक्रिया देखी जा सकती है। ऐसे लक्षण होते हैं, इसका मतलब है हमारी प्रकृति में ये स्वभावतः होना चाहिए। परिस्थिति विशेष से किसी में सक्रियता अधिक है वो एक अलग बात है, उसको हमें अलग रखना होगा। कारण विशेष से शरीर में रुक्षता आ गई है वो एक अलग कारण है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जा रहा है बचपन से और आगे भी, तो हम उसको कह सकते हैं वात की प्रधानता है इसके शरीर के अंदर। ठीक है। आंखें भी रूखी रूखी लगेंगी, आंखें सबकी अलग अलग तरह की देखी जा सकती हैं, बाकी इसके अंदर और आएगा। ये वात प्रकृति के मुख्य मुख्य लक्षण आपके हो गए। नींद की दृष्टि से इनको नींद कम आएगी, इनकी नींद जल्दी टूटेगी। थोड़ा सा कुछ खटका हुआ, थोड़ा सा हुआ तो वात प्रकृति वाले जल्दी जग जाते हैं। थोड़ी आवाज हुई, थोड़ी बाधा हुई, जल्दी सो जाएंगे और जल्दी उठ जाएंगे। ये सब उनमें अपेक्षाकृत उनमें नींद कम होती है, स्वभावतः ही वो कम सोते हैं वात प्रकृति वाले। क्रियाशीलता अधिक रहती है। ये कुछ हम लक्षण देख सकते हैं वात प्रकृति वालों में। दूसरा है पित्त प्रकृति वाले। तो पित्त के अंदर हमने कुछ गुण देखे थे, उष्ण और थोड़ा स्निग्ध होता है, ये उसको अभी छोड़ देते हैं, और तीक्ष्ण होता है, लघु होता है, ये कुछ उसमें लक्षण होते हैं। सर होता है। तो पित्त प्रकृति वालों का शरीर अपेक्षाकृत उष्ण रहता है और इनकी अपेक्षा, वात प्रकृति वालों की अपेक्षा इनका शरीर का गठन कुछ ठीक रहता है, अपेक्षाकृत ठीक रहता है, मध्यम रहता है। इनको गर्म चीजें अधिक अनुकूल नहीं आएंगी, ठंडी चीजें अनुकूल आएंगी। गर्मी से संबंधित रोग इनको ज्यादा होंगे। बुद्धि की दृष्टि से इनकी बुद्धि सबसे अधिक प्रतिभाशाली मानी जाती है। वात पित्त कफ प्रकृति वालों में पित्त प्रकृति वालों की बुद्धि सबसे तेज होती है, समझते भी जल्दी हैं, निर्णय भी ठीक कर लेते हैं, प्रतिभा अधिक होती है, विषय को खोज अधिक कर लेते हैं, ये चीज देखी जाएगी। इनकी चमड़ी, त्वचा, जैसे कि उसमें खासतौर से हथेली है, पैर के तलवे हैं, नखून हैं, इनमें ललाई अधिक मिलेगी। तांबे जैसा रंग, ताम्रवर्ण इनमें अधिक दिखाई देगा। आंखें इनकी ललाई लिए हुए दिखेंगी। इनकी आंखें सूखी सूखी, थोड़ी सी मलिन सी दिखाई देंगी वात प्रकृति वालों की। पित्त प्रकृति वालों की आंखें थोड़ी लाल लाल सी दिखाई देंगी। गतिविधि इनकी मध्यम रहेगी, संतुलित रहेगी, न तो बहुत सक्रिय रहेंगे, तीव्रता रहेगी, और न मंदता रहेगी, ठीक ठीक रहेगा। और इनके बाल जल्दी गिरते हैं, पित्त प्रकृति वालों के बाल जल्दी गिरते हैं और बाल जल्दी सफेद होते हैं पित्त प्रकृति वालों में। और चमड़ी पर झुर्रियां भी जल्दी आती हैं इनको, पित्त प्रकृति वालों को। ये स्वभावतः तेजस्वी मिलेंगे, पराक्रम वाले मिलेंगे, किसी भी काम में आगे बढ़ने वाले मिलेंगे। अगर योद्धा हैं तो योद्धा में ये अधिक आगे बढ़ने वाला मिलेगा, उत्साह वाला मिलेगा, अधिक पराक्रम करेगा, लड़ भिड़ेगा। वात वाला कम रहेगा, सक्रिय तो रहेगा लेकिन उस तरह से तेजस्वी नहीं हो सकता जितना पित्त वाला होता है। इनको क्रोध भी अधिक आता है। मानसिक दृष्टि से देखें तो पित्त प्रकृति वालों को शीघ्रता से क्रोध आता है, क्रोधित जल्दी हो जाते हैं और उग्र जल्दी होते हैं।
चमड़ी का रंग भी इनका थोड़ा पीलापन लिए हुए रहता है, ललाई लिए हुए रहता है। इनका चमड़ी का रंग थोड़ा मंद रहता है, श्याव रहता है। ये हमारी जो चमड़ी का रंग होता है कहीं प्राकृतिक दृष्टि से सांवला होता है, काला होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काला रंग होते हुए भी, श्याव होते हुए भी पित्त प्रकृति वाले हों और वात प्रकृति वाले हों तो भी पता लग जाता है। वात प्रकृति वाले में एक मलिनता जैसी लगेगी चमड़ी के अंदर, चाहे वो काला है, चाहे सांवला है, चाहे गोरा है। गोरे व्यक्तियों में भी तीनों दिखाई देंगे, लेकिन पित्त प्रकृति वाले में ललाई अधिक दिखाई देगी। तो ये पित्त प्रकृति के कुछ शरीर के लक्षण है। मध्यम परिमाण, इसका आकार प्रकार मध्यम परिमाण होता है। फिर है कफ प्रकृति, तो इसके अंदर शीतलता, शीतता है, गुरु है, स्निग्ध है, मृदु है, तो कफ प्रकृति वालों का शरीर दिखने में हमारे को चिकना दिखाई देगा। शरीर में, एक शरीर की रचना, त्वचा आदि चिकने दिखाई देंगे, स्निग्ध दिखाई देंगे, यानी अच्छा दिखेगा उनका शरीर। मृदु दिखाई देगा। सुंदरता इनमें सबसे ज्यादा होगी कफ वालों में, बाहर से दिखने में। इसमें तेजस्विता है, ललाई इसमें अधिक है, इनका रंग थोड़ा सफेदीपन लिए हुए होगा। कफ प्रकृति वालों की चमड़ी अपेक्षाकृत थोड़ी सफेद होगी। पित्त साथ में होगा तो ललाई भी आ जाएगी। और शरीर स्थूल होगा अपेक्षाकृत, शरीर का गठन दृढ़ होगा, जन्म से ही ऐसा होगा। हाथ पैर उनके अधिक मजबूत होंगे, दुबले पतले नहीं होंगे, कठोर होंगे, अच्छा गठन हमारे को दिखाई देगा और मजबूत होंगे। नखून आदि ये स्निग्ध दिखाई देंगे, चिकने, अच्छे, बहुत चिकने चिकने चमकदार दिखाई देंगे। बाल घने होंगे, बाल चमकदार दिखाई देंगे, देरी से काले होंगे, देरी से गिरेंगे, कम गिरेंगे, ये सब बातें देखें। झुर्रियां इनको नहीं पड़ेंगी जल्दी से, देरी से आएंगी। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है इनको बहुत देर से झुर्रियां आएंगी, बाल भी देरी से गिरेंगे। और दांतों के रंग में भी ये अंतर पड़ता है इनसे। इनके दांत एकदम सफेद सफेद होंगे, गहरे सफेद होंगे। और स्वभाव की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से ये इनकी मंदता, बुद्धि में भी मंदता दिखाई देगी, शरीर में भी मंदता दिखाएगी। धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे उठेंगे, सक्रिय कम होंगे, नींद इनको अधिक आएगी। और बुद्धि की दृष्टि से ये देरी से समझते हैं, नींद अधिक आएगी कफ प्रकृति वालों। स्वभाव तो ही होगा उनको। आलस्य के कारण अधिक नींद आती है, वो तो तीनों में हो सकता है। अधिक खाने से अधिक नींद आ रही है, वो तीनों में हो सकता है। लेकिन फिर भी अपेक्षा से आप तुलना देखेंगे तो कफ प्रकृति वालों को अधिक नींद आती है, गतिशील कम होते हैं। अच्छा, बुद्धि की दृष्टि से मैं कह रहा था, देरी से इनको याद होता है, देरी से समझते हैं, लेकिन भूलते भी देरी से हैं। उनको देर तक याद रहता है, ये इनकी विशेषता है। वात प्रकृति वाला जल्दी सीखता है, जल्दी याद करता है, भूल भी बहुत जल्दी जाता है। कफ प्रकृति वाले को देर से समझ में आएगा, लेकिन आएगा तो फिर भूलता नहीं है, वो देर तक रहता है। ये भी भेद है। लेकिन बुद्धि की दृष्टि से पित्त प्रकृति वाले को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ये विनम्र अधिक होंगे कफ प्रकृति वाले, क्रोध नहीं करेंगे, कम करेंगे, ये अंतर पड़ता है इसमें। तो शरीर की रचना इत्यादि ये सब थोड़ा भिन्नता देख सकते हैं। इसके अलावा सपने में भी हमारे को अंतर पड़ जाता है। स्वप्न जो आते हैं, तरह तरह के सपने आते हैं, सबको अलग अलग आते हैं। उससे भी वात पित्त कफ प्रकृति का भी पता लगता है और प्रकोप का भी पता लगता है कि यदि किसमें कोई प्रकोप हुआ है तो वात प्रकृति वालों में चूंकि ये गुण बढ़ जाते हैं तो स्वप्न इनको आएंगे हवा के, आकाश के, उड़ने के। और इनको आएंगे कफ प्रकृति वालों को ये जल का है तो पानी के, बाढ़ के,
डूबने के ये आएंगे। वात प्रकृति वालों को हवाई जहाज के या तो बहुत ऊंची बिल्डिंग पे फिर गिर गए हैं, टूट गई है, हवाएं चल रही हैं, इस तरह के स्वप्न आने लग जाते हैं। प्रकृति के भी देख सकते हैं और कभी कोई दोष बढ़ गया है तो ये पता लगेगा। और पित्त प्रकृति वाले ये अग्नि का प्रतीक है, तो इसमें आग के, जल जाने के, ऐसे इस तरह के आएंगे। तारे दिखेंगे, नक्षत्र दिखेंगे, सूर्य दिखेंगे, ऐसी चीजें उनको ज्वलनशील, प्रकाशशील, अग्नि वाली चीजें इनको अधिक दिखाई देंगी। तो इस तरह से हम थोड़ा अपना अपना प्रकृति का कुछ लक्षण देख सकते हैं। ये शारीरिक प्रकृति है। और मानसिक प्रकृति के भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 भेद किए गए हैं। फिर सात्विक प्रकृति के भी 7 भेद किए गए हैं, राजसिक प्रकृति के 6 भेद किए गए हैं और तामसिक प्रकृति के 3 भेद किए हैं। वो उसका फिर अलग विस्तार है। और वात पित्त कफ के भी सबके 5-5 भेद शास्त्र में बताए गए हैं, हम उतने विस्तार पे नहीं जाएंगे। जैसे वात के भी 5 भेद हैं, उन 5 के स्थान अलग अलग हैं शरीर में, उनके कार्य अलग अलग हैं, उनकी विकृति होने पे अलग अलग होते हैं। पित्त के भी 5 भेद किए गए हैं, उनके स्थान अलग अलग बताए हैं, कार्य अलग बताए हैं, विकृत होने पर क्या दोष आते हैं वो बताएं अलग। और कफ के भी 5 भेद किए गए हैं, 5 के अलग अलग स्थान हैं, 5 के अलग अलग कार्य हैं, और विकृत होने पे क्या लक्षण आते हैं वो विस्तार अलग से आगे है। लेकिन अपने को इतना बहुत है, यदि हमें पता लगता है हमारी वात प्रकृति है तो उसको जीवन भर वातवर्धक चीजों से अपने को बचा के रखना चाहिए। वातवर्धक चीजें कम लेनी चाहिए, तो अपने को संतुलित बना करके पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकता है। कफ प्रकृति वाला जिस तरह का भोजन करता है वैसा वात प्रकृति वाले को अनुकूल नहीं आएगा। वो भी सोचे मैं भी ऐसा ही करता रहूं, ये ऐसा खाने से बहुत स्वस्थ है तो मैं भी ऐसा खाने से ही स्वस्थ रहूंगा, ये अनिवार्य नहीं है। बदलाव हो सकता है। मैं किसी और तरह के खाना खाने से स्वस्थ हूं, आप किसी और खाना खाने से स्वस्थ रह सकते हैं। हमें अपनी प्रकृति को देख करके अनुमान कर लेना चाहिए कि मेरी प्रकृति ऐसी है तो लगभग ऐसा खाना मैं लूंगा। वात बढ़ा हुआ है तो हम वात शामक भोजन पूरी जिंदगी भर लेते रहेंगे, लेना पड़ेगा, तो हम संतुलित रह सकते हैं। कफ बढ़ा हुआ है तो कफ को कम करने वाले भोजन को हम हमेशा लेते रहेंगे। पित्त बढ़ा हुआ है या पित्त कम है तो उसके अनुसार अपना भोजन दिनचर्या रख करके संतुलन बनाए रखना होता है। जब तात्कालिक रूप से ये बढ़ते हैं तो हम तात्कालिक चिकित्सा करते हैं और बराबर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रकृति में ही है, हमारे स्वभाव में है, उसके लिए जीवन भर हमें उसी तरह का खाना खाते रहना होता है। वो ऐसा खाते रहिए तो संतुलन बना रहेगा और ये जीवन की यात्रा, ये शरीर हमारा अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ गुजर सकता है। तो अब इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ अगले कोई पूछने वाले हो? ओमाचार्य जी, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त को बहुत नीचा माना गया, उसके कारण क्या है? वात पित्त को नीचा माना गया है? वात को तीनों प्रकृति में वात को बहुत नीचा प्रकृति में। नीचे की बात नहीं है, वैसे तो वात को सबसे प्रमुख माना गया है। बैठिए, वात इतना शक्तिशाली है, एक श्लोक मिलता है, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये वायु ही सबको चलाने वाला है। तो पित्त पंगु है, पंगु मतलब तो चल नहीं सकता, और कफ भी पंगु है, वो भी नहीं चल सकता। पंगवो मल धातु, मल और धातु भी पंगु है। तो वायुना यत्र नीयन्ते, वायु के द्वारा जहां ले जाए जाते हैं, तत्र गच्छन्ति मेघवत, बादल को इधर उधर ले जाने वाला कौन है? वायु है। ऐसे ले जाते हैं, तो उसकी बलवत्ता भी है। लेकिन इसके लक्षण ऐसे हैं कि उस जो आपको बताए उनसे ऐसा नहीं लगेगा इसके 80 रोग हैं, इससे 40 रोग हैं, इससे 20 रोग हैं, यानी वात से अधिक रोग होते हैं और लक्षण भी कुछ ऐसे हैं, इसलिए उसको। लेकिन वात अगर सम है तो सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इस पे हमें को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। और कोई कुछ? ओम गुरुजी, ये मतलब वात में रुक्ष न हो और ये तीनों गुण हो तो? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि किसी की मान लीजिए वात कफज प्रकृति है, तो वात कफज में भी कफ पूरा नहीं बढ़ा हुआ होता जी। किसी का कोई गुण बढ़ा हुआ होता है, किसी का कोई गुण बढ़ा हुआ होता है, ऐसा देखा जा सकता है।
उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, अंशांश कल्पना। ये तो एक मोटे तौर पे आपके सामने रखा है। हो सकता है ऐसा रोग हो जो वात कफज हो, तो वात कफज है, वात का शीत गुण बढ़ा हुआ है और साथ में कफ का स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है। उसमें फिर चिकित्सा उतनी जटिल होती जाती है। ऐसा हो सकता है कि रूक्ष गुण नहीं बढ़ा हुआ हो, इधर स्निग्ध गुण बढ़ा हुआ हो, इधर शीत गुण हो या चल गुण भी हो, ऐसा हो सकता है, मिश्रण हो सकता है। इधर से कोई पूछिए। सर क्या जी? वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो पित्त में लिखा है ना, उष्ण तीक्ष्ण। हाँ, तीक्ष्ण मतलब तीखा, और सर मतलब? सर का मतलब होता है गतिशीलता, यानी पित्त प्रकृति वालों को जल्दी दस्त लग जाएंगे। दस्त का मतलब विरेचन जो होता है, मल त्याग जल्दी हो जाएगा। प्रकृति अधिक रहती है। आप इनको अपने कोष्ठ के आधार पर भी देख सकते हैं। कोष्ठ मतलब इसको कोष्ठ बोलते हैं, कोठा बोलते हैं ना लोग, कोठा खाली कर दिया हुआ या नहीं खाली हुआ, यानी मल त्याग की दृष्टि से देख सकते हैं। तो पित्त प्रकृति वालों को विरेचन की थोड़ी भी दवाई देंगे तो अधिक प्रभावकारी होती है। ये मृदु कोष्ठ होते हैं, इसके लिए शब्द है मृदु कोष्ठ, यानी इनका जो पेट है वो मृदु होता है। पित्त वाले होते हैं मृदु कोष्ठ, वात वाले होते हैं क्रूर कोष्ठ। यानी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको 2-3 गोलियां दे दो तो भी कुछ नहीं होता, 4 दे दो 5 दे दो तो भी विरेचन नहीं होता, ऐसा होता है ना। और किसी को थोड़ा सा जुलाब दे दो तो अधिक प्रभाव आता है। ये कोष्ठ के ऊपर निर्भर करता है, हमारा कोष्ठ कैसा है, कोष्ठ बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। तो अलग अलग कोष्ठ होते हैं। तो जो पित्त प्रकृति वाला होता है, चूंकि उसमें सरगुण अधिक रहता है, तो इनका कोष्ठ मृदु होता है। तो चिकित्सक को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको ये अगर कहे आके कि मेरे को कब्ज हुई भी है, तो प्रकृति को देख करके उसको औषधि की मात्रा कम दी जाती है। वात प्रकृति वाला है तो उसको अधिक दी जाएगी अपेक्षा से, इसको मध्यम दी जाएगी कफ प्रकृति वाले को। तो ये सरगुण के कारण से इसमें है ऐसा। ठीक है, तो विषय को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।